लगा कि इन सब के पीछे असली मास्टरमाइंड ये दोनों ही हैं। बाद में उसे ये भी पता चला कि मिस्टर हुआंग उसी होटल के प्रेसिडेंशियल स्वीट में रह रहा है जो खास तौर पर चेयरमैन कैंग के लिए रिजर्व था। ये सब देखकर बड़ी जुड़वा बहन को मिस्टर हुआंग की काबिलियत समझ आ गई और उसने अपना पूरा रवैया बदल दिया। अब वो चाहती थी कि मिस्टर हुआंग उसकी टीम में काम करे। मिस्टर हुआंग ने आराम से हाँ कह दी, लेकिन एक शर्त रखी। उसने कहा कि बड़ी बहन ने मिस जियून से जो भी प्रॉपर्टी के कागज चुराए थे वो सब वापस करने होंगे। उसी शाम मिस्टर हुआंग ने मिस जियून को एक 5 स्टार होटल में डिनर पर ले जाया। वहाँ उसने उसे वो सारे कागज वापस दे दिए जो बड़ी बहन ने छीन लिए थे। अपनी खोई हुई प्रॉपर्टी वापस देखकर मिस जियून बहुत हैरान रह गई और बहुत इमोशनल हो गई। उसे मिस्टर हुआंग की इस मदद से गहरा असर हुआ। मिस्टर हुआंग ने पहले ही उसके लिए रास्ता साफ कर दिया था। वो जमीन आगे चलकर एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बननी थी। आने वाले समय में बस मिस जियून को आराम से बैठकर पैसा गिनना था। इसके बाद मिस्टर हुआंग बहाना बनाकर बाहर फोन सुनने चला गया। असल में उसने मिसेस को भी उसी जगह डिनर के लिए जियून के नाम से बुलाया था। उसने बहुत सोच समझकर उनके पसंद के हिसाब से खाना और वाइन भी चुनी थी। इतने समझदार और स्टाइलिश आदमी के साथ भला किसी का दिल कैसे नहीं पिघलता। देर रात मिस्टर हुआंग चुपके से चेयरमैन कैंग के गैराज में चला गया। इतने समय बाद ड्राइविंग करके उसे बहुत सुकून मिला और वो थोड़ी देर शहर की सड़कों पर गाड़ी चलाता रहा। जब वो कार से बाहर निकला तभी अचानक बड़ी जुड़वा बहन ने उसे पकड़ लिया। उसने कहा कि उसे उसकी असली पहचान पता चल गई है। ये सुनकर मिस्टर हुआंग का चेहरा डर से पीला पड़ गया। बहन को यकीन था कि हुआंग सेक्रेटरी ली के लोगों में से है। उसके हिसाब से इसी वजह से उसे चेयरमैन कांग के सेफ का पासवर्ड और कार की चाबियों के बारे में पता था। साथ ही वो सिर से लेकर पैर तक महंगे ब्रांड के कपड़े पहन रहा था और एक लग्जरी होटल में रह रहा था। इसलिए उसे और भी शक हो गया। हुआंग ने हर हाल में सच मानने से इनकार कर दिया। बहन के गुंडे तो उसे मार पीट कर सच उगलवाना चाहते थे, लेकिन हुआंग ने तुरंत दिमाग लगाया। उसने कहा कि वो चेयरमैन कांग से बहुत नफरत करता है क्योंकि उसी आदमी ने उसका करियर बर्बाद कर दिया था। उसने बताया कि ये कार भी उसने चेयरमैन कांग से मिले मुआवजे के पैसों से किराए पर ली है। यहाँ तक कि उसकी कलाई में जो महंगी घड़ी दिख रही थी वो भी नकली थी। फिर उसने कहा कि सपने देखने पर तो कोई टैक्स नहीं लगता। अगर वो थोड़ा सा अपनी शौक की जिंदगी जीना चाहता है तो इसमें क्या गलत है। अपनी बात को और भरोसेमंद बनाने के लिए उसने घड़ी को जोर से जमीन पर फेंक दिया और उस पर पैर मारकर गुस्सा निकालने का नाटक करने लगा। उसकी एक्टिंग इतनी जबरदस्त थी कि बड़ी बहन पूरी तरह धोखा खा गई। इसके बाद वो अपने आदमियों को लेकर वहां से चली गई। हालांकि उसने कुछ लोगों को हुआंग पर नजर रखने के लिए छोड़ दिया और साथ ही सेक्रेटरी ली के साथ उसके रिश्ते की जांच करने का आदेश भी दे दिया। उधर हुआंग ने जमीन से वो घड़ी उठाई जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उसे लगभग रोना आ गया क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी महंगी चीज अब ठीक भी हो पाएगी या नहीं। कुछ समय बाद हुआंग को सेक्रेटरी किम ने रोक लिया। हुआंग सोचने लगा कि आखिर आज का दिन इतना खराब क्यों है, जैसे पूरी दुनिया ही उसके खिलाफ हो गई हो। सेक्रेटरी ली को यकीन है कि हुआंग एक चोर है। उसने आरोप लगाया कि हुआंग चेयरमैन कांग की ताकत की निशानी वाली छड़ी चुराने आया था। इतना ही नहीं, वो चेयरमैन की काफी दौलत और उनका रेजिडेंस कार्ड भी लेकर भाग गया था। हुआंग बार बार कसम खाकर कहता रहा कि उसने कुछ नहीं चुराया। आखिर वो खुद चेयरमैन कांग ही था तो अपनी ही चीजें लेना चोरी कैसे हो सकती थी। लेकिन सेक्रेटरी ली उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। तब हुआंग ने दोनों के बीच की कई निजी यादें और खास घटनाएं बतानी शुरू कर दी। उसने वो दिन भी याद दिलाया जब सेक्रेटरी ली की मां का निधन हो गया था और फ्लाइट लेट होने की वजह से चेयरमैन कांग समय पर नहीं पहुंच पाए थे। फिर उसने दुबई की वो घटना भी बताई जब वो दोनों एक भयानक रेत के तूफान में फंस गए थे और उनकी आंखों, नाक और मुंह तक में रेत भर गई थी। ये सब सुनकर सेक्रेटरी ली बुरी तरह हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हुआंग को ये सारी निजी बातें कैसे पता है, क्योंकि चेयरमैन की डायरी में भी इन घटनाओं का कोई जिक्र नहीं था। हुआंग ने फिर से जोर देकर कहा कि वही असली चेयरमैन कांग है। अपनी बात साबित करने के लिए उसने सेक्रेटरी ली के साथ आर्म रेसलिंग तक कर ली, लेकिन सेक्रेटरी ली अभी भी इस आत्मा बदलने वाली बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हुआंग उसे ढेर सारे उलझे हुए सवालों में छोड़कर वहां से निकल लिया और उसका मूड पहले से काफी बेहतर हो चुका था। रास्ते में चलते हुए उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो नहीं चाहता था कि कोई उसका राज जान जाए, इसलिए होटल जाने के बजाय सीधे अपनी छत वाले छोटे कमरे में लौट गया। उस जगह के सामने खड़े होकर उसे बहुत पछतावा हुआ। उसे अफसोस था कि उसने गलती से बड़ी बहन को बता दिया था कि वो अभी भी इसी बदहाल जगह पर रहता है। उसी समय नर्स का फोन आया। उसने बताया कि उसकी दादी का पूरा मेडिकल चेकअप हो चुका है। अच्छी बात यह थी कि उनकी याददाश्त की बीमारी ज्यादा गंभीर नहीं थी, लेकिन वो बार बार हुआंग से मिलने की जिद कर रही थी। नर्स ने सलाह दी कि हुआंग अपनी दादी को घर ले जाए, उनकी देखभाल करे और उनके साथ अपना रिश्ता मजबूत बनाए, लेकिन हुआंग ने साफ मना कर दिया। उसे लगता था कि वो खुद की जिंदगी ही ठीक से नहीं संभाल पा रहा तो एक भूलने वाली बुजुर्ग महिला की जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। ऊपर से उसे ये घर भी इतना खराब और टूटा फूटा लगता था कि उसकी नजर में ये उसकी हाई क्लास लाइफस्टाइल के बिल्कुल लायक नहीं था। हुआंग अब कड़ी निगरानी में था, इसलिए उसके पास चुपचाप नियम मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वो बाथरूम में गया और शावर चालू किया, लेकिन बर्फ जैसे ठंडे पानी ने उसे लगभग जमा ही दिया। रात को उसे ठंडी फर्श पर सोना पड़ा और बिछाने के लिए जो चादर थी वो भी बहुत पतली थी। हुआंग को लगने लगा कि उसकी जिंदगी में कभी बहुत आराम होता है तो कभी बहुत परेशानी। वो काफी देर तक करवटें बदलता रहा, तब जाके उसकी आंख लगी। अगली सुबह जब वो उठा तो पूरी रात सख्त फर्श पर सोने की वजह से उसकी गर्दन दर्द कर रही थी। उधर चेयरमैन ना और उनकी बेटी उसके भाई की नाकामयाबी और बिना किसी महत्वाकांक्षा वाली सोच को लेकर शिकायत कर रहे थे, लेकिन अभी उस भाई की जरूरत थी, इसलिए वो उसे छोड़ नहीं सकते थे। वो उनके लिए चोई सुंग ग्रुप को फंसाने का एक जरिया था, इसलिए उन्हें गुस्सा पीकर चुप रहना पड़ा। 500 बिलियन गंवाने के बाद भी दोनों भाइयों को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। वे आराम से खाते पीते और चैन की नींद सोते रहे। हर सुबह वे
सर्कल बॉल खेलने भी निकल जाते थे। अब पिता और बेटी ने उस पर दबाव डालने और लालच देने दोनों तरीके अपनाने शुरू किए। चेयरमैन ना ने बेटे को डांटते हुए कहा कि उसमें आगे बढ़ने की चाह ही नहीं है। वो अपनी बहन को अपने ऊपर हावी होने देता है और कभी उसके खिलाफ खड़ा होने की कोशिश नहीं करता। दूसरी तरफ उसकी पत्नी हमेशा उसकी तरफदारी करती रही। पत्नी का ये साथ देखकर बेटा काफी भावुक हो गया और उसके लिए उसके मन में और भी सम्मान बढ़ गया। आखिरकार चेयरमैन ना ने जैसे मन मारकर समझौता किया। उन्होंने बेटे से कहा कि अब खुद को संभाले और आने वाले GF प्रोजेक्ट के लिए मुकाबला करे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनका ताया ग्रुप इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए तैयार है ताकि वो इसे जीत सके। इधर बहन बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसकी सेक्रेटरी ने हुओंग की जांच की रिपोर्ट दी। पता चला कि हुओंग एक बेहद खराब छत वाले छोटे कमरे में रहता था और उसकी दादी अस्पताल में डिमेंशिया की बीमारी से जूझ रही थी। उसके पास जो महंगी गाड़ियां और लग्जरी सामान दिखाई देते थे वे सब किराए के या नकली थे। ये सब सुनकर बहन के मन में हुओंग को लेकर जो शक था वो धीरे धीरे कम होने लगा। उसने अपनी सेक्रेटरी को बैंक डायरेक्टर से मुलाकात तय करने का आदेश दिया क्योंकि उसका लक्ष्य आने वाला GF प्रोजेक्ट था। जी यून काफी समय से बहन पर नजर रख रही थी। उसने तुरंत ये खबर हुओंग तक पहुंचा दी। हाल के दिनों में हुओंग पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, इसलिए वो खुद कुछ नहीं कर सकता था। उसने मैनेजर बैक को आदेश दिया कि वो मशहूर छड़ी लेकर चेयरमैन कांग के गुप्त वॉल्ट में जाए और वहां से 5 बिलियन निकाल कर लाए। जब बैक ने चेयरमैन कांग का खजाना देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। इतनी दौलत देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ। गरीबी ने सच में उसकी सोच की सीमाएं तय कर दी थीं। बैक ने बहुत तेजी और समझदारी से काम पूरा किया, जिससे हुओंग काफी खुश हुआ। इनाम के तौर पर उसने उसे बैंक चेकों का एक बड़ा बंडल दे दिया। ये देखकर बैक खुशी से झूम उठा। इसके बाद बैक ने मक्खन लगाने का अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया। वो हुओंग की खूब तारीफ करने लगा और बोला कि उसकी अक्ल बहुत तेज है। फिर उसने चेयरमैन कांग का मजाक उड़ाते हुए कहा कि दोनों बिल्कुल बाप बेटे जैसे नहीं लगते। अपनी शक्ल सूरत को लेकर बात सुनकर हुओंग का मूड तुरंत खराब हो गया। उसने तुरंत बैक से कहा कि जो बोनस अभी दिया है वो वापस करे। बॉस का ये अचानक बदला हुआ रवैया देखकर बैक पूरी तरह हैरान रह गया। उधर बहन एक कैफे में बैंक डायरेक्टर से मिली। हुओंग समझ गया कि वो अपने जान पहचान के लोगों का इस्तेमाल करके GF के फंडिंग सोर्स पर कब्जा करना चाहती है। भाई को भी उसकी चाल का पता चल गया और उसने समझ लिया कि अब उसे तेजी से कदम उठाने होंगे। उसने सभी शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलाई और कहा कि अगर GF प्रोजेक्ट उसकी देखरेख में चलता है तो उसके ससुर का ताय हा ग्रुप इसमें बड़ा निवेश करेगा। इसी दौरान हुआंग ने जियोन के कपड़ों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका पहनावा किसी गांव की लड़की जैसा लगता है और वो किसी बड़े ग्रुप चेयरमैन की बेटी जैसी बिल्कुल नहीं दिखती। ये सुनकर जियोन को बहुत शर्म और गुस्सा दोनों आए। आज दोनों के पास एक जरूरी काम था, इसलिए उन्होंने ऑफिस न जाने का फैसला किया। लेकिन क्योंकि उन पर नजर रखी जा रही थी इसलिए उन्हें अलग अलग समय पर चुपके से निकलना पड़ा। दोनों तय जगह पर पहुंचे और वहां से अपने मिशन पर निकल गए। उधर बैक ने ऑफिस में लोगों को धोखा देने के लिए उनकी तस्वीर वाले कुछ बड़े तकियों का इस्तेमाल किया ताकि किसी को शक न हो कि दोनों बीच में ही काम छोड़कर चले गए हैं। लेकिन तभी सेक्रेटरी ली अचानक वहां पहुंच गई और उसने हुआंग से मिलने की मांग की। उस मुश्किल वक्त में बैक को समझ ही नहीं आया कि अब वो क्या बहाना बनाए। आमतौर पर एक झूठ को छुपाने के लिए कई और झूठ बोलने पड़ते हैं। सेक्रेटरी ली दौड़कर हुआंग की डेस्क पर गया और उसकी लिखाई वाला एक पन्ना फाड़ लिया। फिर उसने उसकी लिखाई की तुलना चेयरमैन कॉन्ग की लिखाई से की और देखकर हैरान रह गया क्योंकि दोनों बिल्कुल एक जैसी थीं। अब उसे पूरा यकीन हो गया था कि सच में चेयरमैन कॉन्ग की आत्मा हुआंग के शरीर में आ गई है। उधर जेयुन ने कहा कि उसे घर जाकर कपड़े बदलने हैं। हुआंग ने बहाना बनाया कि उसे वॉशरूम जाना है और वो जल्दी से घर के अंदर चला गया। असल में चेयरमैन कॉन्ग अपनी पत्नी को बहुत याद कर रहा था। वो बस एक बार उसे देखना चाहता था, लेकिन अंदर जाते ही उसने जो देखा उससे उसका खून खौल गया। जुड़वा बहनों के बच्चे मिसेस को परेशान कर रहे थे। वे उनसे बेवजह के काम करवा रहे थे और आखिर में उन्हें ये कहकर बेइज्जत करने लगे कि वो सिर्फ एक नौकरानी है जिन्हें उनके साथ एक ही टेबल पर बैठने या उन्हें समझाने का कोई हक नहीं है। ये देखकर हुआंग को बहुत गुस्सा आ गया। ये परिवार ऊपर से नीचे तक पूरी तरह बिगड़ चुका था। तभी उसने एक नया ड्रामा शुरू किया। वो खुद को तांत्रिक बताने लगा और बोला कि उसे ऐसे भूत दिखाई देते हैं जो किसी और को नहीं दिखते। फिर उसने दोनों बच्चों की सारी शरारतें गिनानी शुरू कर दी। उसने बताया कि कैसे उन्होंने एक कीमती कांच का फूलदान तोड़ा था और चेयरमैन कॉन्ग का सोने का कछुआ भी चुराया था। दोनों बच्चे चाहे खुद को कितना भी स्मार्ट समझते हो, आखिर थे तो बच्चे ही। जब हुआंग ने उनकी सारी पोल खोल दी तो दोनों की हालत भीगी बिल्ली जैसी हो गई। हुआंग ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि अगर उन्होंने दोबारा मिसेस को नौकरानी कहकर बुलाया तो उनका बुरा हाल कर देगा। हुआंग की इस सीख का असर हुआ। दोनों भांजों ने पहली बार मिसेस को का सम्मान किया और परिवार के लिए उनके योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद भी कहा। आज जी यून को एक बड़ी बिजनेस वुमन का रोल निभाना था। उसने काफी देर तक ढूंढने के बाद अपने लिए एक अच्छा आउटफिट चुना। जब हुआंग ने उसे छोटी स्कर्ट और ऊंची हील पहनकर चलते देखा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो नहीं चाहता था कि जी यून सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने के लिए इस तरह के कपड़े पहने। हुआंग जी यून की फिक्र बिल्कुल एक पिता की तरह करता था, लेकिन जी यून को लगा कि वो उससे फ्लर्ट कर रहा है। उसकी इतनी प्यारी बातें सुनकर जी यून चाहकर भी खुद को उसके असर से दूर नहीं रख पा रही थी। उधर बहनों की चालों की वजह से GF प्रोजेक्ट की फंडिंग बंद कर दी गई। बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, जिससे प्रोजेक्ट का मालिक बड़ी मुसीबत में फंस गया। मजदूरों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए सभी मजदूर एक साथ हड़ताल पर चले गए। इसी बीच चोई सम ग्रुप ने भी अपना साथ छोड़ दिया, जिससे हालात और खराब हो गए। मौका देखकर बहन वहां पहुंची और सिर्फ 80 बिलियन में पूरे प्रोजेक्ट को खरीदने का ऑफर दे दिया। लेकिन प्रोजेक्ट का मालिक इतना भी बेवकूफ नहीं था कि उसकी चाल में फंस जाता। कुछ देर बाद उसका भाई भी वहां पहुंच गया। उसने मालिक को बताया कि फंडिंग बंद करवाने वाली उसकी अपनी बहन ही थी और अब वही मददगार बनने का नाटक कर रही है। फिर उसने 100 बिलियन में प्रोजेक्ट खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन नतीजा वही हुआ। मालिक ने उसे और उसके सेक्रेटरी
सेक्रेटरी को भी वहां से भगा दिया। हुआंग ने इस प्रोजेक्ट की पूरी जांच कर ली थी। उसे पता था कि इस समय प्रोजेक्ट करीब 100 बिलियन के नुकसान में चल रहा है। इसके बाद वो मालिक से मिलने गया और कहा कि उसकी महिला बॉस उसके साथ साझेदारी करना चाहती हैं। उसने उसे बिजनेस की बात करने के लिए विला में बुलाया। वहां जी युन ने एक अमीर कारोबारी महिला का किरदार निभाया। उसने कहा कि वो प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने के लिए 5 बिलियन का निवेश करेगी। बदले में उसे प्रोजेक्ट में 30% हिस्सेदारी चाहिए होगी। उनका प्लान था कि पहले प्रोजेक्ट को दोबारा खड़ा किया जाए, उसे सफल बनाया जाए और फिर उसे 300 बिलियन जैसी बहुत बड़ी कीमत पर बेच दिया जाए। ये सुनकर प्रोजेक्ट के मालिक को बात थोड़ी अवास्तविक लगी, लेकिन हुआंग और जी युन ने उसे भरोसा दिलाया कि वो चिंता न करे और सब कुछ उन दोनों पर छोड़ दे। उनकी असली योजना जीएफ प्रोजेक्ट को एक ऐसा लालच बनाना था जिसके लिए जुड़वा बहनें पूरी ताकत से आपस में लड़ पड़े। शाम के समय सेक्रेटरी ली हुआंग से मिलने आया। वो बारिश में चुपचाप खड़ा रहा और पूरी तरह भीग गया। उसका दिल चेयरमैन कांग के लिए दुख से भर गया था। उसे लगता था कि अपने ही बच्चों के धोखे ने चेयरमैन को अंदर से तोड़ दिया होगा। सेक्रेटरी ली खुद को भी दोष दे रहा था। उसे लगता था कि वो इतना बेकार है कि चेयरमैन के दर्द और मुश्किलों में उसका साथ भी नहीं दे पाया। हुआंग ने उसे समझाया और कहा कि अब सब ठीक है, जो कुछ हुआ था वो बीत चुका है। दोनों बारिश में चलते हुए बातें करते रहे। उन्हें देखकर रास्ते से गुजरने वाले लोग भी अजीब नजरों से उन्हें देखने लगे। इसके बाद हुआंग और सेक्रेटरी ली साथ में खाना खाने गए। हुआंग ने कहा कि आने वाले दिनों के लिए उसके पास बहुत सारे प्लान हैं और जो नालायक बच्चे अपने बाप के खिलाफ गए हैं उन्हें वो बहुत बड़ी कीमत चुकवाएगा। शाम को हुआंग रात 10 बजे तक काम करता रहा। उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी प्राइवेट डिटेक्टिव्स के जरिए बड़ी बहन तक पहुंचाई जा रही थी। अगले दिन बहन ने प्रोजेक्ट के मालिक को फोन किया, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया। गुस्से में वो सीधे कंपनी पहुंच गई ताकि उससे हिसाब बराबर कर सके, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका भाई उसी आदमी के साथ बैठकर हंसी मजाक करते हुए शराब पी रहा था। दोनों भाई बहन एक दूसरे को गुस्से भरी नजरों से घूरा। फायदे के सामने रिश्तों की कोई कीमत नहीं बची थी। जब बहन ने देखा कि प्रोजेक्ट फिर से तेजी से चलने लगा है तो उसकी बेचैनी बढ़ गई। अब दोनों जुड़वा भाई बहन धीरे धीरे प्रोजेक्ट के अधिकार खरीदने के लिए अपनी बोली बढ़ाने लगे। हुआंग ने प्रोजेक्ट मालिक को साफ कह दिया कि वो किसी भी हालत में उनसे समझौता न करे। उसने उसे आदेश दिया कि मजदूरों से दिन रात काम करवाया जाए ताकि सबको लगे कि प्रोजेक्ट के पास ढेर सारे फायदे वाले कॉन्ट्रैक्ट है और उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। शाम को हुआंग जानबूझकर भाई से मिलने गया। उसने उसे याद दिलाया कि उसकी बहन पूरी ताकत लगाकर जीएफ प्रोजेक्ट खरीदने की कोशिश कर रही है। जैसा कि उसने सोचा था, उनकी ये मुलाकात प्राइवेट डिटेक्टिव ने कैमरे में कैद कर ली। अगली सुबह बहन ने अपने लोगों की मीटिंग बुलाई और ऐलान किया कि वो जीएफ प्रोजेक्ट खरीदने के लिए 150 बिलियन लगाने को तैयार है। शेयर होल्डर्स को लगा कि ये फैसला बहुत जोखिम भरा है। उन्होंने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी रही। वो अपने बेवकूफ छोटे भाई से हार नहीं मानना चाहती थी। उधर भाई भी अपने ससुर के पास पहुंचा और उनसे और पैसा उधार देने की गुजारिश करने लगा। वो जीएफ प्रोजेक्ट खरीदने के लिए 200 बिलियन लगाना चाहता था। शुरुआत में चेयरमैन ना ने साफ मना कर दिया, लेकिन जब भाई ने अपने पास मौजूद रियल एस्टेट को गिरवी रखने का वादा किया तब जाकर चेयरमैन नाम मान गए। दोपहर में जब बहन बैठकर हिसाब किताब कर रही थी तभी प्रोजेक्ट मालिक का फोन आया। उसने बताया कि उसका भाई 200 बिलियन देकर प्रोजेक्ट खरीदना चाहता है। उसने ये भी कहा कि अगर बहन इससे बेहतर ऑफर नहीं दे सकी तो वो प्रोजेक्ट भाई को बेच देगा। ये सुनते ही बहन घबरा गई। उसने तुरंत अपने लोगों को दूसरे प्रोजेक्ट से पैसा निकालने और अपने नाम की प्रॉपर्टी बेचने का आदेश दिया। अब वो आखिरी दम तक भाई से लड़ने को तैयार थी। दोनों जुड़वा भाई बहन आपस में भिड़ते आए, लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो दोनों अपने पिता के बहुत सोच समझकर बिछाए गए जाल में फंस चुके हैं। अगली सुबह नीलामी शुरू हुई। दोनों लगातार बोली बढ़ाते रहे। हर हाल में जीएफ प्रोजेक्ट खरीदना उनका मकसद बन चुका था। आखिर में अपनी बड़ी आर्थिक ताकत की वजह से भाई आसानी से नीलामी जीत गया। बहन को बहुत गुस्सा और दुख हुआ। उसे लगा कि भाई ने उसके साथ चाल चली है, लेकिन भाई ने घमंड से कहा कि अगर उसे उससे मुकाबला करना है तो अगले जन्म तक इंतजार करे। उसने ताना मारते हुए कहा कि उसे भी कोई अमीर पति ढूंढ लेना चाहिए जो हर वक्त उसका साथ दे सके। ये सुनकर बहन और भड़क गई। उसने भाई पर तेहा ग्रुप का पैसा लेने का आरोप लगाया और पूछा कि क्या वो अपने पिता की सीख पूरी तरह भूल चुका है। उसी शाम बहन अपने ऑफिस में अकेली बैठी परेशान थी, तभी हुआंग उससे मिलने आया। उसने कहा कि वो जीएफ प्रोजेक्ट वापस दिलाने में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में उसने बहन को मजबूर किया कि वो उस गलती के लिए माफी मांगे जब उसने अपने लोगों से उसकी जासूसी करवाई थी। कोई दूसरा रास्ता न देखकर बहन को सिर झुकाकर समझौता करना पड़ा। इसके बाद हुआंग उसे प्रोजेक्ट मालिक से मिलने ले गया। जब बहन ने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा और देखा कि उसे अपनी 30% हिस्सेदारी छोड़नी पड़ेगी तो उसने तुरंत मना कर दिया, लेकिन प्रोजेक्ट मालिक ने कहा कि अगर उसे ये सौदा मंजूर नहीं है तो वो यही मौका उसके भाई को दे देगा। आखिरकार सिर्फ अपने भाई को हराने की जिद में बहन ने बाकी सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और उसी वक्त कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। अपना मकसद पूरा होने के बाद बड़ी बहन बहुत खुश थी। उसने कहा कि इस काम के लिए हुआंग को एक खास इनाम दिया जाएगा। इस पर हुआंग ने कहा कि उसे चॉइस सोंग ग्रुप में 1% हिस्सेदारी चाहिए। बड़ी बहन ने वादा किया कि जब वो चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेगी तब केमिकल कंपनी हुआंग को दे देगी। रात में पत्नी घर लौटी और उसने अपने पति को शराब पीते हुए देखा। उसे अपना ये निकम्मा पति बिल्कुल पसंद नहीं आया। पूरा दिन वो बस पार्टी करने, घूमने और मौज मस्ती में लगा रहता था। कोई ढंग का काम करना उसे आता ही नहीं था। पत्नी ने उसे डांटा और कहा कि उसने बड़ी बहन से निपटने के लिए कोई चाल क्यों नहीं चली। उसने जवाब दिया कि बड़ी बहन की कोई कमजोरी ही नहीं है तो वो उसके खिलाफ क्या इस्तेमाल करता। लेकिन तभी उसे वो पुरानी घटना याद आ गई जब बड़ी बहन ने चेयरमैन कॉन्ग को मारने की कोशिश की थी। उसे लगा कि इसी मामले को पकड़कर वो उसके खिलाफ कोई बड़ी चाल चल सकता है। अगले दिन बड़ी बहन चेयरमैन के कमरे में गई। वो ऊंची कुर्सी पर बैठने और पूरे साम्राज्य को अपने सामने देखने का एहसास लेना चाहती थी। उधर
हुआंग जे हुन हो बैक बिजनेस के काम से विदेश जाने के लिए विमान में सवार हो गए। बड़ी बहन ने मुस्कुराकर कहा कि अगली बार जब वो वापस लौटेगा तब तक शायद वो खुद चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ चुकी होगी। शेयर होल्डर्स भी बड़ी बहन की जमकर तारीफ कर रहे थे। सबका कहना था कि उसने चेयरमैन कॉन्ग की तेज सोच और दूर की नजर पूरी तरह विरासत में पाई है। इस समय बड़ी बहन अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे दौर में थी। उसे पूरा भरोसा था कि बहुत जल्द पूरे ग्रुप की चेयरमैन की कुर्सी उसके हाथ में आने वाली है। लेकिन तभी डायरेक्टर कॉन्ग ने कहा कि ये उत्तराधिकार कानूनी तौर पर सही नहीं माना जा सकता। चेयरमैन कॉन्ग ने कभी कोई वसीयत नहीं छोड़ी थी जिसमें बड़ी बहन को अपना उत्तराधिकारी बताया गया हो। इसलिए भले ही सब लोग उसे कार्यवाहक चेयरमैन बना दे, लेकिन जैसे ही चेयरमैन कॉन्ग होश में आएंगे उसकी ताकत खत्म हो जाएगी। जीएफ प्रोजेक्ट की घटना के बाद कुछ लोग जश्न मना रहे थे तो कुछ लोग परेशान थे। छोटे भाई का समर्थन करने वाला गुट अब बेचैन होने लगा था। उन्हें उम्मीद थी कि छोटा भाई कंपनी में आकर उनका भरोसा बढ़ाएगा, लेकिन वो खुद नहीं आया। उसकी जगह उसकी पत्नी युनसे वहां पहुंच गई। युनसे ने आते ही सबको कहा कि अब से उसे सीईओ कहकर बुलाया जाए। असल में छोटे भाई ने अपनी पत्नी को पूरी सच्चाई बता दी थी। उसने बताया कि बड़ी बहन ने पहले दवाइयों के जरिए चेयरमैन कॉन्ग को हमेशा के लिए सुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो योजना सफल नहीं हुई। इसके बाद उसने तकिए से उनका दम घोट दिया, जिससे उनकी हालत ब्रेन डेड जैसी हो गई। छोटे भाई ने कहा कि उस समय वो बहुत घबरा गया था। ऊपर से बड़ी बहन का दबाव भी उस पर लगातार बना हुआ था। इसी वजह से उससे बड़ी गलती हो गई और वो अपने ही पिता की हत्या की साजिश में फंस गया। युनसे ने अपने पति को समझाया और कहा कि अब जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। उसने साफ कहा कि उसे अपना मुंह बंद रखना होगा और किसी को भी ये नहीं पता चलना चाहिए कि वो बड़ी बहन का साथी था। हालांकि शेयर होल्डर्स को युनसे की काबिलियत पर ज्यादा भरोसा नहीं था, लेकिन युनसे ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि वो आने वाले समय में बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। असल में उसका प्लान कुछ और ही था। वो तायहा ग्रुप का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ाकर चोई सुंग ग्रुप के अंदर तक पहुंचाना चाहती थी, ताकि एक दिन उसकी पूरी ताकत को अंदर से खत्म किया जा सके। उधर मिस्टर हुइंग, मिस गायुन और मिस्टर बैक होटल पहुंचे। चेक इन करते समय उन्हें पता चला कि मिस्टर बैक की लापरवाही की वजह से सिर्फ एक ही कमरा बुक हुआ था और होटल पूरी तरह भरा हुआ था, इसलिए कोई दूसरा कमरा मिल ही नहीं सकता था। मजबूरी में गायुन ने फैसला किया कि तीनों को उसी एक कमरे में रहना पड़ेगा, लेकिन हुइंग को यह बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। उसे सिर्फ ये सोचकर ही डर लग रहा था कि उसे मिस्टर बैक के साथ कमरा शेयर करना पड़ेगा और पूरी रात उसके जोरदार खर्राटे सुनने पड़ेंगे। वो सोचने लगा कि अरबों की कंपनी का सम्मानित चेयरमैन आखिर कैसे ऐसी हालत में रह सकता है। तभी उसने अपना खास ब्लैक कार्ड निकाला और तुरंत एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक कर लिया। इसके बाद तीनों की नजर चेयरमैन ना पर पड़ी, जो उसी जगह मौजूद थे। हुइंग ने कहा कि वे यहाँ छुट्टियां मनाने नहीं आए हैं, उनका एक खास मकसद है। असल में उनकी नजर उस खनिज प्रोजेक्ट पर थी जिस पर चेयरमैन ना पिछले 1 साल से काम कर रहे थे। उल्लेवा आइलैंड अपनी बेहतरीन क्वालिटी की लिथियम आयस्क के लिए काफी मशहूर था। हुइंग ने काफी पहले से इस जगह को लेकर एक बड़ी रणनीति बना रखी थी। वो अपनी शेल कंपनी के जरिए इस पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहता था। उसके बाद वो उस कंपनी को चॉय सुंग ग्रुप में मिला देता। ऐसा करने से वो शेल कंपनी पूरी तरह कानूनी दिखने लगती और चॉय सुंग ग्रुप की बड़ी शेयर होल्डर बन जाती। ये सुनकर गायुन ने पूछा कि आखिर वे विदेशी होकर यहाँ खनन कैसे कर पाएंगे। मिस्टर हुआंग ने उसे चिंता न करने को कहा। उन्होंने पहले ही सेक्रेटरी ली को एक लोकल माइनिंग कंपनी खरीदने का काम दे रखा था। अब उनका अगला काम था किसी तरह वहाँ के गवर्नर को रिश्वत देकर अपने पक्ष में करना। यही उनकी कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी थी, क्योंकि खनन के सारे अधिकार पूरी तरह उसी गवर्नर के हाथ में थे। कुछ समय बाद सेक्रेटरी ली ने मिस्टर हुआंग को फोन करके कंपनी की ताजा हालत बताई। बड़ी बहन इन दिनों मोर की तरह इतराती फिर रही थी और हर जगह अपना रौब दिखा रही थी। उसने तो चेयरमैन के ऑफिस की सफाई तक करवाने का आदेश दे दिया था ताकि जल्द ही वो वहाँ आकर बैठ सके। ये सुनकर मिस्टर हुआंग बोले कि उसे जो करना है करने दो। इंसान जितना ऊपर चढ़ता है गिरने पर उतनी ही जोर से चोट लगती है। उधर छोटा भाई अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए बीमार होने का नाटक कर रहा था। ये देखकर मिस्टर हुआंग सोचने लगे कि आखिर पिछले जन्म में उन्होंने ऐसा कौन सा बुरा काम किया था जो उन्हें ये दोनों सिरदर्द झेलने पड़ रहे हैं। इसी बीच चॉय सुंग ग्रुप के अंदर दोनों गुटों के बीच जबरदस्त टक्कर चल रही थी। बड़ी बहन कर्मचारियों का दिल जीतने के लिए उनकी सुविधाएं और फायदे बढ़ाने पर ध्यान दे रही थी। वहीं युन से भी अपने पति की तरफ से धीरे धीरे कंपनी में अपनी पकड़ मजबूत कर रही थी। बड़ी बहन अच्छी तरह जानती थी कि युन से और उसका पिता चॉय सुंग ग्रुप पर कब्जा करना चाहते हैं। वो किसी को भी इस इतनी बड़ी दौलत पर हाथ साफ नहीं करने देने वाली थी। सच कहें तो उसके लिए युन से किसी विदेशी दुश्मन से भी ज्यादा परेशानी बन चुकी थी, लेकिन युन से भी कोई सीधी साधी इंसान नहीं थी। वो खुलकर बड़ी बहन से लड़ने के लिए तैयार थी। उसने जैसे मन ही मन कह दिया हो कि अगर लड़ाई चाहिए तो आ जाओ, क्योंकि वो कभी किसी से नहीं डरी। रात को मिस्टर हुआंग कुछ काम करना चाहते थे, लेकिन मिस्टर बैक की वजह से उनका सारा ध्यान भटक गया। उस आदमी में न तो ढंग की आदतें थीं और न ही कोई तहजीब। वो ऐसे खर्राटे ले रहा था जैसे कोई लकड़ी काट रहा हो। ऊपर से हाथ पैर भी इधर उधर मार रहा था और फिर गैस छोड़कर पूरे कमरे का माहौल खराब कर देता था। आखिरकार मिस्टर हुआंग का सब्र टूट गया। उन्होंने अपना कंबल और तकिया उठाया और चैन से सोने के लिए सोफे पर चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि जी योन अभी तक जाग रही थी और इंस्टेंट रामेन खाने वाली थी। मिस्टर हुआंग तुरंत उसे समझाने लगे कि रामेन खाने से मोटापा बढ़ता है और ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि किमची मिसेस को ने अपने हाथों से बनाई है, उनकी पूरी बात पलट गई। फिर तो मिस्टर हुआंग ऐसे खाने लगे जैसे कई दिनों से भूखे हों। कुछ ही मिनटों में उन्होंने पूरा नूडल्स का बाउल और आधा जार किमची खत्म कर दिया। फिर भी उनका मन नहीं भरा और वो तो पूरी किमची की पेटी पर ही अपना हक जमाने की सोचने लगे। हाल के दिनों में बच्चे इतने अच्छे और आज्ञाकारी बन गए थे कि मिसेस को ये सब थोड़ा अजीब लग रहा था। उन्हें लगा कि शायद जियोन ने बच्चों को अच्छी तरह डांट फटकार कर सीधा कर दिया है। लेकिन जब उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि इसके पीछे असल में मिस्टर हुआंग का हाथ था। उन्होंने बच्चों से झूठ बोल दिया था कि चेयरमैन किंग की आत्मा हर समय सब पर नजर रख रही है। बस यही सुनकर बच्चे इतने डर गए कि तुरंत सुधर गए। कुछ समय बाद बड़ी बहन घर लौटी और अचानक बहुत दयालु बनने लगी। उसने अपनी सौतेली माँ को अस्पताल में पिता से
से मिलने की इजाजत भी दे दी, लेकिन अक्सर अचानक दिखाई गई ज्यादा मेहरबानी के पीछे कोई बड़ा मतलब छिपा होता है, और यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही था। बाद में उसने मिसेस को की खूब तारीफ की और उनसे आने वाली शेयर होल्डर्स मीटिंग में उसका साथ देने की विनती की ताकि वो चेयरमैन की कुर्सी हासिल कर सके। बड़ी बहन का पति ये पूरी बातचीत छिपकर सुन रहा था। अपनी पत्नी की बातें सुनकर वो अंदर ही अंदर डरने लगा। आखिर में उसने अपनी पत्नी से सीधा सवाल डाल दिया कि क्या उसने चेयरमैन किंग को मारने की कोशिश में तकिए का इस्तेमाल किया था। बड़ी बहन उसे समझाने लगी और बोली कि उसने जो भी किया सब इस परिवार के लिए किया है। वो चाहती थी कि आगे चलकर उसका पति और उनके बच्चे अमीर और खुशहाल जिंदगी जी सके। तभी अचानक एक जोर की आवाज हुई जिससे दोनों घबरा गए। पति तुरंत बाहर देखने भागा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन दोनों को बिल्कुल पता नहीं था कि मिसेस को बाहर खड़ी थी और उनका पूरा डरावना राज सुन चुकी थी। दूसरी तरफ अस्पताल में युन से अपने पति के सामने बेचारी बन रही थी। उसने शिकायत की कि चॉय सुंग ग्रुप में हर जगह बड़ी बहन उसे दबा कर रखती है। छोटे भाई को अपनी पत्नी पर बहुत तरस आया और उसे लगा कि उसकी वजह से ही युन से को इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। इसलिए जब युन से ने कहा कि उनकी ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं उन्हें बेच देना चाहिए, तो उसने बिना सोचे तुरंत हाँ कर दी। छोटे भाई ने कहा कि उन्हें सिर्फ बड़ी बहन से संभल कर रहना है। जहां तक जी युन का सवाल था, वो उसे सिर्फ एक मस्त मौला लड़की समझता था जो घूमना और पैसे खर्च करना पसंद करती है, इसलिए उसने उसकी तरफ ध्यान देना भी जरूरी नहीं समझा। अगली सुबह मिस्टर बैग की नींद खुली तो वो गुस्से से फट पड़ा। उसे पता चला कि बाकी दोनों ने रात को चुपके से इंस्टेंट रैमेन खा लिया था और उसे बुलाया तक नहीं। उसके बाद तीनों लिथियम माइन देखने गए। वहां उन्होंने टूर गाइड और टूरिस्ट का रूप बना लिया, फिर पूरे इलाके की तस्वीरें लीं ताकि बाद में उन्हें रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकें। जब मिस्टर हुआंग ने देखा कि सेक्रेटरी चोई जल्दी में कहीं जा रहा है तो उसने मिस्टर बैग को उसका पीछा करने को कहा। सेक्रेटरी चोई गाड़ी चलाकर चेयरमैन ना को लेने गया और फिर दोनों गवर्नर के बंगले की तरफ चले गए। ऐसा लग रहा था कि तैहा ग्रुप और गवर्नर के बीच काफी गहरा रिश्ता है। जैसे ही दोनों मिले उन्होंने बहुत गर्मजोशी से एक दूसरे का स्वागत किया। चेयरमैन ना ने वादा किया कि अगर गवर्नर माइनिंग राइट्स उनकी कंपनी को देता रहा तो वो उसे 300 बिलियन का तोहफा देगा। इसी बीच मिस्टर हुआंग और जी यून होटल की तरफ निकल गए। उन्होंने चेयरमैन ना के ग्रुप को रास्ते में ही ट्रैक कर लिया और चुपचाप उनका पीछा करने लगे। लिफ्ट के अंदर दोनों ने कपल होने का नाटक किया ताकि किसी को उन पर शक न हो। इसी दौरान उन्होंने ग्रुप की बातें भी ध्यान से सुनी और काफी जरूरी जानकारी इकट्ठा कर ली। वे लोग ग्रुप का पीछा करते हुए उनके कमरे तक पहुंच गए। मिस्टर हुआंग ने कमरे के अंदर ग्रुप के एक सदस्य जैसा नाटक किया और सर्वर को अच्छी खासी टिप दे दी। मौका मिलते ही जी यून ने जल्दी से वाइन की बोतल बदल दी। जब सर्वर कमरे के अंदर गया तब मिस्टर हुआंग ने पैर से दरवाजा रोक लिया और चुपके से रूम कार्ड्स भी बदल दिए। अगली सुबह मिसेस को अस्पताल जल्दी पहुंच गई। वहां उन्होंने बड़ी बहन के पति को चेयरमैन कांग को स्लीपिंग मेडिसिन का इंजेक्शन लगाते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। अब गवाह भी था और सबूत भी, इसलिए वो झूठ नहीं बोल सका। आखिरकार उसने पूरी सच्चाई मान ली और सब कुछ कबूल कर लिया। ये सब सुनकर मिसेस को गुस्से से कांप उठी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पति की बेटी इतनी बेरहम हो सकती है कि अपने ही असली पिता को मारने की कोशिश करे। बाद में उन्होंने बड़ी बहन को फोन किया और कहा कि वो उसका साथ देंगी और चेयरमैन की कुर्सी तक पहुंचने में उसकी मदद करेंगी। बड़ी बहन ने मीठी बातें करके उनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फोन रखते ही अपने असिस्टेंट को हुक्म दिया कि जैसे ही उसका काम पूरा हो जाए मिसेस को और उनकी बेटी को देश से बाहर भेजने की तैयारी कर दी जाए। बड़ी बहन अब सेक्रेटरी ली को साइड करना चाहती थी और उसकी जगह मिस्टर हुआंग को लाना चाहती थी। पिछले कुछ दिनों में उसने देखा था कि मिस्टर हुआंग बहुत काबिल है और उस पर भरोसा भी किया जा सकता है। उधर यून से ने अपने लोगों को पुराने केसों के सभी गवाहों की दोबारा जांच करने का काम दे दिया। सारे सबूत इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि मिस्टर हुआंग ही असली मास्टरमाइंड था जो बड़ी बहन के पीछे रहकर पूरा प्लान बना रहा था। बाद में उसे पता चला कि हुआंग उसी डिपार्टमेंट में काम करता है जहां मिस जे यून काम करती थी और दोनों साथ में विदेश भी जा रहे थे। अपने भोले पति के उलट यून से काफी तेज और समझदार थी। उसे दोनों के बीच कुछ गड़बड़ लगी और उसने अंदाजा लगा लिया कि मिस जे यून और मिस्टर हुआंग के बीच जरूर कुछ चल रहा है। होटल में मिस्टर हुआंग और मिस जे यून चुपके से कमरे के बाहर खड़े होकर अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक मिस्टर बैक वहां आ गए और दोनों बुरी तरह डर गए। जब उन्हें यकीन हो गया कि कमरे के अंदर अब कोई हलचल नहीं है तब तीनों सावधानी से अंदर गए। चेयरमैन ना के सारे जियोलॉजिकल इंजीनियर शराब पीकर पूरी तरह नशे में धुत पड़े थे। मिस्टर हुआंग ने बताया कि उसने उन्हें 4% अल्कोहल वाली अंगूर की वाइन पिलाई थी। जो भी उसे पीता लगभग बेहोश जैसा हो जाता। बस मिस्टर हुआंग जैसे लोग ही उसे पीकर भी संभल सकते थे। तीनों तुरंत कमरे में अलग अलग जगह सबूत ढूंढने लगे। उन्हें कई ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साबित हुआ कि उल्लेवों की लिथियम खदान में लिथियम की मात्रा 4.5% थी, जो चेयरमैन ना द्वारा गवर्नर को बताई गई संख्या से 2 गुने से भी ज्यादा थी। असल में चेयरमैन ना 1 साल से ज्यादा समय से गवर्नर को धोखा दे रहा था और लिथियम बेचकर मिलने वाला पैसा खुद रख रहा था। तीनों ने फैसला किया कि आज रात गवर्नर की पार्टी में जाकर चेयरमैन ना का भंडाफोड़ करेंगे। फैसला होते ही वे तुरंत तैयार होने लगे, इससे पहले कि शहर की लाइटें भी जलती। सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही थी मिस जी यून। उन्होंने काले रंग की ड्रेस पहनी थी जिसमें ताकत और रहस्य दोनों का एहसास हो रहा था। तीनों पार्टी में ठीक उसी समय पहुंचे जब एक नौकर गवर्नर को कॉन्ट्रैक्ट देने जा रहा था। तभी मिस्टर बैग दौड़कर आगे आए और उन्होंने वाइन गिराकर पूरा कॉन्ट्रैक्ट खराब कर दिया। गवर्नर के गुस्सा होने से पहले ही मिस जीयून ने चेयरमैन ना की चोरी और गबन के सारे सबूत उसके सामने फेंक दिए। अपना खेल बिगड़ता देखकर चेयरमैन ना आग बबूला हो गया, लेकिन कुछ कह पाता उससे पहले ही गवर्नर ने उसे बाहर निकलवा दिया। गवर्नर
बहुत गुस्से में था क्योंकि एक कोरियाई आदमी ने उसे इतने लंबे समय तक बेवकूफ बनाया था। मौका अच्छा देखकर मिस जी यून ने तुरंत अपना तैयार किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी कंपनी को खनन का अधिकार मिल जाता है तो वे गवर्नर को पहले से ज्यादा हिस्सा देंगी, साथ ही उनकी कंपनी स्थानीय लोगों को नौकरी भी देगी। यह ऐसा प्लान था जिससे गवर्नर को भी फायदा होता और इलाके के लोगों की बेरोजगारी की समस्या भी कम होती। लेकिन चेयरमैन ना के धोखे के बाद गवर्नर अब किसी पर आसानी से भरोसा करने के मूड में नहीं था। एक बार धोखा खाने के बाद वो और सतर्क हो गया था। उसने साफ कह दिया कि अब वो दक्षिण कोरिया के लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। जब उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जाने वाला था तब मिस जी यून ने मिस्टर हुआंग से बात की। उन्होंने तय किया कि खनन कंपनी गवर्नर को सौंप दी जाएगी, बदले में उन्हें बातचीत का एक मौका मिलेगा। उसी शाम बड़ी बहन ने कंपनी के मुख्य सदस्यों के लिए एक खास डिनर रखा। उसने सबको भरोसा दिलाया कि अगर वे उसका साथ देंगे तो उनका भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित होगा, उनकी काबिलियत के हिसाब से प्रमोशन और वेतन बढ़ोतरी भी मिलेगी। बड़ी बहन इस तरीके से कंपनी के होनहार कर्मचारियों को अपने पक्ष में करना चाहती थी। मानना पड़ेगा कि मैनेजमेंट और मीडिया संभालने में बड़ी बहन बहुत माहिर थी। इस मामले में छोटा भाई उसके सामने कहीं नहीं टिकता था। बाद में यून से बड़ी बहन से मिलने आई और उसे चेतावनी दी कि उसे उसके सारे काले कारनामों के बारे में पता है। बड़ी बहन भी जानती थी कि यून से बहुत चालाक है। उसने छोटे भाई से प्यार की वजह से नहीं बल्कि पैसे और ताकत के लिए शादी की थी। यून से ने साफ कहा कि अगर बड़ी बहन केमिकल कंपनी उसके हवाले नहीं करती और तायहा ग्रुप को कुछ खास फायदे नहीं देती तो वो ये खबर सबके सामने ला देगी कि बड़ी बहन ने अपने ही पिता की हत्या करवाने की कोशिश की थी। मुसीबत से बचने के लिए बड़ी बहन के पास समझौता करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह मिस्टर हुआंग की सेल कंपनी और उल्लेवा के गवर्नर के बीच कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग बहुत शानदार तरीके से पूरी हुई। मिस जी यून ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि इस कामयाबी में सबसे बड़ा योगदान उनका था। मिस्टर हुआंग चुप रहा, लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी। चेयरमैन कॉन्ग की बेटी, जिसे कभी लोग कमजोर और नाकाबिल समझते थे, अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब एक आत्मविश्वासी और मजबूत महिला बन गई थी। चेयरमैन ना एक और तरफ बहुत गुस्से में थे। उनके हाथ से एक बहुत बड़ा और फायदे वाला बिजनेस डील निकल गया था। जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उन्हें पता चला कि मिस्टर हुआंग की टीम ने इंजीनियरों को नशे वाली दवा देकर प्रोजेक्ट के जरूरी दस्तावेज चुरा लिए थे। गुस्से से भरे बूढ़े चेयरमैन अपने आदमियों को लेकर प्रेसिडेंशियल स्वीट पहुंचे।